अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। पीटीआई दौरे हुकूमत में 29 अफराद को फौजी अदालतों से सुनाई गई सजाओं को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है, जिसमें वफाक पाकिस्तान चेयरमैन पीटीआई, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGISI जनरल फैज हमीद, जैक ब्रांच और चारों सूबों की हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में 29 शहरियों को फौजी अदालतों से दिलवाई गई सजाएं खत्म करने की इस्तदा की गई। हमारा आज का पहला सवाल यह है कि क्या अदालत फौजी अदालतों का फैसला कलअदम करार देगी? इस पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद सुमरो ने हमें ज्वाइन किया है, शकील अहमद साहब और जाहिद गशकोरी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको क्या लग रहा है इस मामले पर? अदालत फौजी अदालतों के फैसले को अब क्या कलअदम करार देगी? ऐसा इम्कान जाहिर हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कोई एक पटिशन से सारे फैसले तो कलअदम नहीं करार दिए जा सकते, क्योंकि आर्मी एक्ट अपनी जगह मौजूद है, मिलिट्री कोर्ट्स अपनी जगह मौजूद है। ये तो केस टू केस की बात है कि किस केस में सज़ा ठीक हुई है, किस केस में सज़ा ठीक नहीं हुई है। मैं नहीं समझता 184(3) की किसी दरख्वास्त में आप बैक जुम्बश कलम 29 की 29 सज़ाओं को कलअदम करार देकर वो कह सकते हैं कि जी ये सब कुछ गलत हुआ था। आपको केस टू केस स्टडी करना पड़ेगा। अब सवाल इसमें यही है कि मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ाएं हुई उनमें से कुछ सज़ाओं पर पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें कलअदम करार दिया और उन लोगों की सज़ाएं ख़त्म की। उसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत ने बतौर वज़ीर आज़म अपने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि ये सिविल जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएं हैं सिविलियंस को, ये ठीक हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया और एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वो हुक्म इम्तनाई आज तक कायम है, दोबारा वो पटिशनें लगाई नहीं गई और वो लोग जेलों में अपनी जगह कैद काट रहे हैं और मौजूद हैं। सवाल यही है कि क्या वो लेसर गॉड के बच्चे हैं जिनकी अपीलें आपने 2019 से नहीं लगाई, और क्या ये किसी आला मोर गॉड के बच्चे हैं जिनकी पटिशनें शाम को दायर हों और सुबह लग जाती हैं? ये वो पाकिस्तान के कमतर शहरी हैं जिनकी 2019 से पटिशनें नहीं लग सकी और वो जेलों में सड़ रहे हैं, और वो पाकिस्तान के आला दर्जे के शहरी हैं जो अभी जेल गए भी नहीं और शाम को पटिशन दायर होती है, वकील मिलते हैं, सुबह लग जाती है। तो इंसाफ का ये यकसा निज़ाम नहीं है। अगर इसी तरह ये अब आज बड़ा अहम हो गया 184(3) और आज आप कह रहे हैं सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। 2019 से आपने लोगों को जेल में रखा हुआ है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे थे। उन लोगों की ज़िंदगी का क्या कसूर है? लिहाजा मैं समझता हूँ एक तो ये कर्नल साहब की पटिशन पे कोई एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं जारी हो सकता कि जी सारी सिविलियंस की सजाएं खत्म हो जाएंगी। फिर तो आर्मी एक्ट ही खत्म हो गया, फिर तो मिलिट्री कोर्ट्स ही खत्म हो गई। फिर तो कल को आप कहेंगे कि कोई भी आदमी जो ऐसे किसी फौजी तनसीब को निशाना बनाएगा, आप कहेंगे इसके ऊपर नहीं आर्मी एक्ट लागू होता। कोई फौजी राज चुराएगा चाहे सिविलियन है, आप कहेंगे इस पर मिलिट्री कोर्ट नहीं लगती है, फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा, सारा क्लैप्स कर देगा लॉ। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पिटीशन में कोई जान नहीं है। आपने जिन लोगों की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में 2019 से पेंडिंग है, उन अपीलों को ज़रूर फैसला होना चाहिए, उनको कानून के मुताबिक देखा जाना चाहिए, और जो रात को दायर होती हैं और सुबह लग जाती हैं, वो जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि वो अपनी बारी पे लगनी चाहिए। अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट में कितनी दिलचस्प सूरत हाल है। इमरान खान साहब की एक पिटीशन है कि सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए, एक पिटीशन है कि सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट एक नहीं सुन रही है और एक सुन रही है। चलिए, कैसा इंसाफ है जी? ठीक है, आप इंसाफ के निज़ाम पर ही सवाल उठा रहे हैं। जाहिद गशकोरी साहब, यही सवाल आपसे, जिस तरह अभी बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब के, इस पिटीशन में जान ही नहीं है, आपको लगता है इसका कुछ होगा? देखिए अनम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है मुजम्मिल साहब से, क्योंकि अगर आप प्रेयर पढ़िए इसकी पिटीशन की जो कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने वहाँ पर फाइल की है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि जो पार्टी बनाया है उन्होंने जिन लोगों को, एक तो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के जो कि उस वक्त हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट थे, क्योंकि उनकी हुकूमत में इन 29 सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हुई थी।
तीसरा, उसने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और साबिक DG ISI को, इन तीनों के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रेयर ये की है कि सुप्रीम कोर्ट इनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करे और इनको सज़ा दे, क्योंकि उन्होंने बताया है कि पिछले जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने सिविलियन को ट्राई करवाया, वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स में इनको पनिशमेंट हुई। अब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस लेके आई हैं कि सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जा सकता। जब वो फाइल होगी उस पर सुप्रीम कोर्ट, आपको मालूम है, प्रोसीडिंग्स कर रहा है, उसमें 6 मेंबर जजमेंट जो है अगले हफ्ते मोस्ट लाइकली दोबारा केस को टेकअप करेगा। इसको बुनियाद बना के कर्नल इनामुर रहीम ने सुप्रीम कोर्ट से अलहदा एक पिटिशन की शक्ल में इस्तदा कर रखी है इन अफराद के ख़िलाफ़। तो इसमें सिग्निफिकेंट ग्राउंड्स हैं, ये केस आगे बढ़ सकता है। ज़ाहिर है एक सब जुडिस मैटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करता है, कब इसको फिक्स करेगा। कलदम हो सकता है फौजी अदालतों का फैसला? अब ये अभी ओपिनियन देना मुनासिब नहीं है, अंडर प्रोसीडिंग केसेस हैं, तो इस पे एक काफ़ी प्रोडक्टिव डिबेट्स और कुछ ऐसी जजमेंट आ सकती हैं जिनके लिए ये 200 केसेस जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हुई थी, वो मुजरिम, आप उनको मुजरिम कह सकती हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ केसेस थे। वो रियासत के ख़िलाफ़ जो जेट ब्लैक टेररिस्ट थे उनके ज़्यादातर केसेस थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो उस पर बार किया हुआ है, अमल दरामद नहीं हुआ हुआ है। तो ये बड़ी थिन लाइंस है, मुख्तलिफ नौइयत की पिटिशंस हैं, केसेस हैं, तो इस पर कोई अल्टीमेट ओपिनियन देना कि ये हो जाएगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये इंटरेस्टिंग केसेस ज़रूर हैं, डिबेट ज़रूर हुआ है इस पे। आपको इंटरेस्टिंग केस लग रहा है, उस पर डिबेट भी हो सकती है। जावेद सुमरो, आपको क्या लग रहा है जो दरखास्त में इस्तदा की गई है, जो अफसरान बाला के नाम लिए गए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपको लगता है इन अफसरान बाला के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकती है? देखें, ये तो क्या कहते हैं, कबल अज़ वक्त है कि क्या कार्रवाई इन तमाम जो ख़ास तौर पर जो साबिक चेयरमैन हैं PTI उनके और साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI हैं उनके हवाले से ख़ास तौर पर इस्तदा की गई, ये तो कबल अज़ वक्त है। लेकिन सबसे पहले सवाल यही कि क्या ये टेकअप होगी या नहीं होगी, और उस वक़्त ये फ़ाइल की गई है जब पहले से ही सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से एक मुकदमा है, एक दरख्वास्त है, बल्कि 4 दरख्वास्तें हैं जिनके ऊपर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और उस वक़्त ये दरख्वास्त दायर किया जाना भी एक बहुत बड़ा सवाल मेरी नज़र में सामने आता है, क्योंकि उस दरख्वास्त के अंदर भी यही बात की गई है कि जी सिविलियंस का जो ट्रायल है, जो 4 दरख्वास्तें हैं जिसमें जस्टिस जवाद एस ख्वाजा है, चेयरमैन PTI है और दीगर 2 दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने भी सिविलियंस का ट्रायल जो है वो ना करने की बात की गई है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो जिसकी अभी मिसाल दी गई पेशावर में, जो मिलिट्री कोर्ट्स के कुछ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो कुछ लोगों को सज़ाएँ दी गई, उस पर स्टे आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इसमें थोड़ी सी एक थिन लाइन ये है कि उन केसेस के अंदर जितने भी लोगों ने सज़ा हासिल की मिलिट्री कोर्ट से, वो सिविलियन जो है एरिया के अंदर उनकी दहशतगर्दी थी। लेकिन यहाँ पे जो वाक़या है, इस सूरत हाल के अंदर जो 4 दरख्वास्तें हैं उसके अंदर अगर हम देखें, जिन जिन लोगों के लिए ट्रायल मांगा जा रहा है या जिन लोगों को इस वक्त तक जो डेटा आया 102 अफराद का, उनके ऊपर इल्ज़ाम यही है कि इन्होंने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। और आर्मी एक्ट 1952 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और ये फोरम्स जो हैं जिनके तहत उनको सज़ाएं दी जाती हैं वो पहले ही वहाँ पे काम कर रहे थे, और इस काम करने के हवाले से ही ये सारी जो डिबेट है वो सामने आई। लेकिन चूँकि अब ये एक चीज़ सामने आ गई, ज़्यादा सियासी माहौल पैदा हो गया, सियासी तौर पर इस चीज़ को आगे लेके जाया गया, तो ये मेरी नज़र में ये ज़रूर टेकअप होगी। कर्नल इनामुर रहीम मंजे हुए वकील हैं, उनका ताल्लुक भी जो है वो जैक ब्रांड से रहा है। वो माजी में इन तमाम चीज़ों से को समझते हैं कि कौन कौन सी जो एक छोटी सी भी बारीक बीनी है उसको सामने रखते हुए उन्होंने जो दरख्वास्त तैयार की है, अगर उसके ग्राउंड्स आप देखें, अगर उसके अंदर आपको बाकी लगता है इस पिटीशन में जान है? जी, मेरे ख्याल में इसमें जान है, और लेकिन अब ये कब फिक्स होती है ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। ठीक है। शकील साहब, यही सवाल आपसे, जो फौजी अदालतों से सजा याफ्ता दीगर अफराद हैं, क्या उनको भी रिलीफ मिलने का इम्कान है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, मैं तो मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब की बात को इंडोज करूंगा कि किस तरह दोहरा निज़ाम नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट उन केसेस के अंदर, जब देखेंगे पेशावर हाई कोर्ट ने उसको टेकअप किया, उसके ऊपर जो है आगे आपने स्टे दे दिया, तो आज किस तरीके से जब एक
कर्नल इनामुर रहीम साहब आते हैं और न सिर्फ उन्होंने ये एप्लीकेशन दायर की, उन्होंने साथ साथ जिस तरह जाहिद गिशकोरी साहब ने बताया कि साबिक चीफ आर्मी स्टाफ, साबिक DGI और चेयरमैन PTI के खिलाफ जो है वो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये हो नहीं सकता कि माजी के अंदर आपके कोई फैसले रहें तो आप इस वक्त आकर आप अपनी उन्हीं फैसलों को इस अंदाज से रिव्यू करेंगे और इसको टेकअप करके इसके खिलाफ कोई डिसीजन लेंगे। और दूसरी तरफ ये भी आप देखें कि जिस तरह जिक्र किया, जो पहले जो केसेस थे या जिन अफराद को सजाएं दी गई, उनके जो केसेस थे इससे डिफरेंट इस हवाले से थे कि वो शहरी इलाकों में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वो करवाई थी। लेकिन इस वक्त जो जिन अफराद को इस कटहरे के अंदर लाया गया, ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिनके ट्रायल होने, उन्होंने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर ना सिर्फ अटैक किए हैं और अगर इस वक्त इनको इस तरह सजाएँ नहीं दी जाएंगी, इसको इस तरह टेकअप नहीं किया जाएगा तो ये आइंदा एक रविश बन जाएगी कि कोई भी इसको करेगा। तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर कोई इस तरह नहीं हो सकता कि इनको इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाए और अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा से जो है वो रिव्यू करेगी। माजी में उनका कुछ डिसीजन था और अब आगे वो कोई डिसीजन देंगे इस बार। बिल्कुल सही है। जावेद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल इसमें ऐड करूंगा। शकील साहब की बात को मैं डिनाई इसलिए करूंगा कि ये जो पटिशन आई है वो टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई रिव्यू नहीं होगा, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये अभी टेकअप ही नहीं हुई। इसमें रिव्यू का सवाल पैदा नहीं होता और इसके अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो 29 अफराद हैं उनमें से सिर्फ 5 अफराद को जो है उन्होंने क्लियर तौर पर उनको काउंसलिंग दी गई, उनको जो है बाकायदा तौर पर उनको असेस किया गया। बाकी 24 कहाँ गए जिनको 5 से 10 साल तक की सज़ा हुई है। तो ये पटिशन जो है, अगर हम सिविल जो राइट्स के हवाले से देखें, जो हमारे आइन ने हमें दिए हुए हैं हमारे हम शहरियों को, उसकी बुनियाद बनाकर दिए गए हैं और इस चीज़ को आगे ले जाया जाएगा। और ये केसेस दोनों डिफरेंट हैं, पेशावर हाई कोर्ट वाला और ये जो मौजूदा 9 मई का वाकया है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, दोनों केसेस डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में मुझे आगे बढ़ना है। सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने वजीर आला बल्तिस्तान के इंतखाब मुलतवी कर दिया है। गुज़श्ता रोज जाली डिग्री केस में खालिद खुर्शीद ने नाअहल होने पर नए वजीर आला का इंतखाब होना था और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राजा आजम, नून लीग की जानिब से इंजीनियर मोहम्मद अनवर के अलावा अमजद एडवोकेट ने वजीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। हमारा आज का सवाल यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? जावेद, आपसे मैं शुरू करूंगी। आपको क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का? कल हमने देखा वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, उनको नाअहल करार दिया गया। जी देखें, जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ पर जो सुप्रीम एपलेट कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, वो किसी लिहाज से मशहूर भी बहुत है, क्योंकि जस्टिस साकिब निसार की जो एक याद होगा आपका, मियाँ नवाज शरीफ और मैडम मरियम नवाज जो हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी एक कहानी सामने आई थी कि वहाँ के जो एक जज थे उन्होंने वहाँ पर साकिब निसार के सामने किसी को बात की मियाँ साहब को सज़ा देने के हवाले से। तो ये वही अपीलेट बेंच है। लेकिन देखें, अदालत का फैसला है वो उन्होंने कबूल करना है। नाअहली हुई है जाली डिग्री की बुनियाद पे, आज नहीं तो कल वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। अब उस इलेक्शंस को हर बंदे की कोशिश होगी कि वो उसको अपनी कामयाबी की तरफ ले आए। 4 कैंडिडेट सामने आ चुके हैं। PTI की जानिब से जो राजा आज़म है उनका ताल्लुक शिगर वैली से है, तो शिगर वैली के अगर हम देखें तो फिर गिलगित बल्तिस्तान है, इस्कर्दू है, 2-3 और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है अलग से एक पोजीशन हासिल होती है। वहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन अच्छी है। अगर शिगर वैली में अंदर चले जाएँ जहाँ पे राजा आज़म जो PTI के उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन वहाँ पे मजबूत है, तो ये 1 से 2 या 3 रोज़ मजीद लग सकते हैं, क्योंकि ये पावर गेम है और इस पावर गेम में हर एक कैंडिडेट की ये कोशिश होगी कि वो जितना भी मुमकिन हो सके जिन लोगों ने, जिन मेंबरान ने, अराकीन असेंबली ने उनको वोट देने हैं वो उनकी तरफ आ जाएं। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक वहाँ पे बन चुका है। अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक किधर जाता है? तो ये जो इंतखाबात हैं वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के लिए, वो आज नहीं तो कल होने हैं। अब ये देखना है कि इसमें कुरा किसका निकलता है, कामयाबी किसकी होती है। बिल्कुल सही है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, PTI को आपको क्या लगता है स्टे क्यों लेना पड़ा है? कोई खतरा था तहरीक इंसाफ को? जिस तरह अभी ये भी खबर सामने आ रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें गर्दिश कर रही हैं तहरीक इंसाफ में, तो क्या ये वजह स्टे लेने की?
जिन्होंने स्टे लिया उनका तो मौक़िफ़ ये था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं अपना राइट ऑफ वोट यूज़ नहीं कर सकता, लिहाजा ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है, मैंने राइट ऑफ वोट यूज़ करना है, तो इस इलेक्शन को आज रोका जाए जब तक मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होता। स्टे तो इस बुनियाद पे लिया गया है। लेकिन अगर आप वहाँ की नंबर गेम को देखें तो इस वक्त जो PMLN, PPP और अपोजिशन के पास 9 वोट हैं और 21 वोट हैं PTI के पास। अब इन 21 से अगर 7 वोट इधर आ जाएं PMLN और PPP की तरफ तो ये 16 हो जाएंगे, उनके 7 कम हो जाएंगे तो वो तकरीबन 14 पे आ जाएंगे। तो ये 14 और 16 की गेम हो जाएगी अगर 7 वोट जो हैं वो PTI में 7 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है। इस वक्त 3 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया है, अभी 4 और लोगों का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक 7 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा तब तक जो है वो आप ब्लॉक नहीं कर सकते। अब वो आज बन जाए, कल बन जाए, परसों बन जाए, गुलबर खान वो 7 से 8 लोगों का दावा कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का। मैजिक फिगर 7 है, आप समझें। 7 चाहिए, 8 हो गए तो पाँव 12, 8 हो गए तो बहुत सेफ हो जाएंगे, सही है। 1 वोट और बढ़ जाएगा, लेकिन 7 तो चाहिए वजीर आला बनाने के लिए। अगर PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक का भी वजीर आला आना है, जैसे कि आज़ाद कश्मीर में हमने देखा है कि वहाँ वजीर आजम PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक से आया PTI का है, लेकिन वो चेयरमैन PTI की हिमायत याफ्ता नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पर PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक से भी वजीर आला आना है तो उसके पास 7 या 8 वोट होने चाहिए, फिर नून और पीपल्स पार्टी उसको वोट डालें तो वो हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये 7 जो आज फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, जिन्होंने टेक्निकली ये स्टे आज फॉरवर्ड ब्लॉक ने लिया है, और वो जब अपने 7 या 8 लोग शो कर देंगे तो उसी लम्हे आपको वज़ीर आला का इंतखाब नज़र आ जाएगा। बिल्कुल सही है। शकील अहमद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। आपको क्या लगता है अभी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है और क्या मुतफ़िका एक उम्मीदवार आ सकता है वज़ीर आला के लिए? देखिए, मुतफ़िका तो मैं नहीं समझता आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो PTI जो है वो तो चाहेगी कि उसका अपना उम्मीदवार हो, लेकिन दूसरी जानिब जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है तो हाजी गुलबर खान जो वज़ीर सेहत थे उन्होंने इस चीज़ का दावा भी किया कि उनके पास 7 से 8 जो अरकान जो हैं उनसे रब्ते में हैं और इस बात पे मुतफ़िक हैं, और बल्कि उन्होंने आज जो 9 मई के जो वाक़यात है उसको कंडेम भी किया और उन्होंने कहा कि हमारी इस हवाले से बातचीत जो है वो जारी है। दूसरी इस स्टे की एक बड़ी वजह ये भी है कि देखिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे और मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़ीर आला हैं हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान वो भी थे, और कमर ज़मान कायरा जो हैं, ये 3 रुकनी कमेटी थी। और आज जब नून लीग की जानिब से एक जो अनवर साहब हैं वो जब खुद से कैंडिडेट बने तो इस पर PDM की जो जमातें थी उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा ये तय हुआ था कि मुतफ़िका कैंडिडेट होगा, और इस हवाले से हमारे अंदर जो एक इत्तेफाक़ राय पाया जाता था कि ये कैंडिडेट जो होगा ये फॉरवर्ड ब्लॉक से होगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक को और जो PDM की दीगर जमातें हैं वो मिलकर जो है वो ये हुकूमत बनाएंगी, और ये जो आज स्टे हुआ, स्टे की जानिब जो दरख्वास्त गुजार गए हैं वो इसी वजह से गए हैं कि इस हवाले से वो उन्होंने नंबर गेम पूरा करना है, और नंबर गेम पूरा करने के बाद ये इजलास होगा। क्योंकि आप देखें जिस माजी में 2 टेन्योर पूरे हुए हैं, चाहे वो अपना मेहदी शाह थे उन्होंने 5 साल पूरे किए, इसके बाद हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान थे उन्होंने 5 साल पूरे किए। तो ये इस दफ़ा ये मौका आया कि उनकी नाअहली के बाद जो है वो एक दफ़ा दोबारा जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है वज़ीर आला का, और ये लग ये रहा है कि जो वज़ीर आला होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, और हाजी गुलबर खान जो है इस वक्त इस हवाले से जो है वो फेवरेट तस्वर किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, उनको आप मजबूत उम्मीदवार समझ रहे हैं। जाहिद गशकोरी साहब, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की? क्या शक्ल होगी अगर मुतफ़िका उम्मीदवार सामने आता है तो? देखिए, जो मेरे कुलीग्स पैनलिस्ट ने कहा है बाय एंड लार्ज बिल्कुल ऐसा ही है। बज़ाहिर यही लगता है कि जो एक ब्लॉक है वहाँ से ही चीफ मिनिस्टर नया होगा, और PDM की सपोर्ट के बगैर वो नहीं बन सकते। तो 3 जमातें हैं, ज़ाहिर है PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUF का भी है, लेकिन कुछ जो मुज़म्मिल साहब कह रहे थे मैजिक नंबर है। अगर सियासत हमेशा एक पॉसिबिलिटी का आर्ट है, वहाँ पर 6 ख़वातीन भी हैं, इसके अलावा 3 टेक्नोक्रेट हैं। नंबर अगर आगे पीछे होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि PDM से कोई चीफ मिनिस्टर सामने आए, लेकिन इसके इस स्टेज पर जब हम बातचीत करें चांसेस बहुत कम लगते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक से ही होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ पर डिवाइडेड नज़र आ रही है,
और एक बयानिया जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कल से, और जो टॉप टियर की लीडरशिप है उन्होंने ये लिखा है, बातें वो कर रहे हैं कि ऐसे लगता है कि चीफ मिनिस्टर को वहाँ से हटा दिया गया है, फैसला जो है शायद वो ज़बरदस्ती लिया गया है, इस तरह से बादी और नज़र में लगता है। लेकिन लोगों के सामने ये फैक्ट नहीं रखे जा रहे कि ये जिस तरह जावेद ने बताया हमारे कोलीग ने कि फेक डिग्री केस की बुनियाद पर ये नाअहली हुई है। एक टोटल इंडिपेंडेंट केस जिसको अदालत ने मुख्तलिफ फोरम पे देखा, फिर जो चीफ जज थे उन्होंने इस केस को देखा, जीबी की जो चीफ कोर्ट थी उन्होंने एक पूरा 3 मेंबर जज बेंच था, पूरा केस सुना है। लेकिन पहले वेरीफाई क्यों नहीं होता? इस सौदे पे आने से पहले भी वेरिफिकेशन हो सकती नहीं, थी। पहले भी वेरिफिकेशन, हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं। अगर आप कासिम सूरी का केस देखें, उन्होंने पूरा टर्म केस देखा, उसके केस पड़ा रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मुख्तलिफ अदालतों में ये फेक डिग्री के केसेस हों या फिर अदालती के दूसरे जो नुक्स हैं वो चैलेंज किए जाते हैं, केसेस पड़े रहते हैं। इसको बर्क रफ्तारी से, ये भी केस काफ़ी पुराना है, इतना नया नहीं है, लेकिन इस फोरम पे आया है और ये जाली डिग्री की बुनियाद पर है। ये लोगों को बताना ज़रूरी है। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, मुख्तलिफ फोरम से हायर एजुकेशन कमीशन के रिस्पांस आए, तो ये एक ये देखना होगा कि ये जाली डिग्री की बुनियाद पर है, कोई सियासी जिसकी बुनियाद पे उनकी नाअहली हुई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसी पर हम मजीद प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक, वहाँ पर नया वजीर आला कौन होगा, इस पर सवालिया निशान है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एक तो गुलबर खान का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने आगे फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया और जो दावा करें 7 से 8 लोग उनके साथ हैं। आपको लगता है यही मजबूत उम्मीदवार हैं और यही अगले वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हो सकते हैं? जी, जिसके पास आज 7 से 8 वोट होंगे फॉरवर्ड ब्लॉक से, वो वजीर आला हो जाएगा। और स्पीकर जो है वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी से आ जाएगा, जैसे कि आज़ाद कश्मीर में हुआ है, और वजारतों के दरमियान जो है वो डिवीजन हो जाएगी। हमें यहाँ ये याद रखना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नहीं है। वहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपने पार्लिमानी लीडर के मुताबिक वोट देना है। वहाँ जो कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं इस हवाले से, जिसमें यह है कि अगर आप पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट दें तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ये कानून मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने और उसके चलने के और वहाँ से वज़ीर आला आने के ज़्यादा इम्कानात हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक में से जिसका नाम निकलेगा, अभी मैं इस पर तो नहीं हूँ कि गुलबर खान ही होंगे या वो 7-8 लोग जब इकट्ठे होंगे, क्योंकि अभी तक गुलबर खान ने 3 लोग जाहिर किए हैं। यकीनन 4 लोग आएंगे और अगर वो 4 लोग वज़ीर आला मांग लेंगे तो फिर ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ 7-8 की किसके पास है, जिसके पास होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। फिर इसमें यह भी देखा जाएगा कि आशीर्वाद किसके पास है और किसके सर पे आशीर्वाद मौजूद है वहाँ वज़ीर आला बनने के लिए। मुझे ये भी लगता है कि वहाँ पे पीटीआई के 2-3 वज़रा, साबिक वज़रा जो हैं, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। उनके ऊपर इधर केसेस हैं लाहौर में, जो उनके लॉ मिनिस्टर हैं वो ज़मान पार्क वगैरह के में इन्वॉल्व थे जब यहाँ एहतजाज हुआ। फिर इस्लामाबाद में भी केसेस हैं। तो 2 अरकान गिरफ्तार होकर भी पाकिस्तान इधर आ सकते हैं, इस्लामाबाद और लाहौर। तो 2 वहाँ से भी वीक हो सकते हैं, लिहाजा अगले 72 घंटे में गेम क्लियर हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि 2 इधर गिरफ्तार हो जाएं और उधर 5 से भी काम चल जाए, तो ये देखा जाएगा। बिल्कुल नंबर गेम की बात है जावेद। जिस तरह भी मुजम्मिल साहब भी बात करें, बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हमने यहाँ पर देखा, पंजाब में देखा, और वफाकी वज़रा भी कई तहरीक इंसाफ के जो हैं वो उनकी गिरफ्तारियां भी हमने देखी। लेकिन आपको लगता है गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सिलसिला अब शुरू होने वाला है और नंबर गेम पलट भी सकती है? जी देखें, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर नंबर गेम किसी भी वक्त पलट सकती है। लेकिन मुजम्मिल साहब ने जो तज्जिया किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और जहाँ तक मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं राजा आज़म, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है उन हलकों के अंदर जो पावर कॉरिडोर के अंदर रहते हैं, मौजूद होते हैं, उनके साथ मिलके
कि वो किसी मौके पर आकर 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी कर लेंगे और तमाम जो उनके PTI के 21 मेंबर हैं, 3 तो अभी ज़ाहिर हुए हैं, बाकी जो है उसके अंदर 18 मेंबर्स हैं उनके साथ, वो अभी ज़ाहिर नहीं हुए। तो दोनों तरफ से ये पॉलिटिक्स की गेम खेली जा रही है। एक तरफ से मेंबर्स को तोड़ने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ से जो PTI के कैंडिडेट हैं वो उनको बाकी अपने मेंबरान को इंटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी श्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो ये जो गद्दी है वज़ीर आला की वो उनको फराहम कर दी जाए। तो ये चीज़ें और इस किस्म की बाकी बातें हैं वो भी हो रही हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिश करनी है, वो भी कोशिश करेंगे, चूँकि फ्लोर क्रॉसिंग का वहाँ पे कोई कानून नहीं है तो वो भी मुकामी हैं, उनको वहाँ की तमाम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को पता है, तो वो अपने जो मेंबरान हैं अरकान वहाँ के असेंबली के, उनको साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। वादे होंगे, बईद होंगे, तो उसके बाद ही जाके ये चीज़ बनती है। लेकिन 8 से 9 मेंबर्स जो हैं उसके बारे में इस वक्त तक की हमारी इतलात हैं कि जो तैयार बैठे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, तो वो उस हिसाब से जाके वो अपना वोट काउंट करेंगे। और इस वक्त चूँकि हमने माजी में देखा है तो गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा कश्मीर में हुकूमतें उनकी ही बनती हैं जिनकी हुकूमतें मरकज़ के अंदर होती हैं। तो हम इस चीज़ को भी सामने रखें, तो ये इस वजह से पोजीशन बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, PDM के जो उम्मीदवार हैं, वो वहाँ पर वज़ीर आला बन जाएं, जबकि गवर्नर वहाँ पे पहले ही जो है एक मेहदी साहब बैठे हुए हैं। ठीक है जाहिद साहब, जिस तरह आप बात करें जावेद कि हमने हमेशा माजी में भी देखा है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों में जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वहाँ पर भी उसी जमात की हुकूमत होती है। तो अब PDM का मुश्तरका उम्मीदवार होगा या मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा, आपको क्या, आपके पास अंदर की क्या खबर है? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, जो सेंटर में यहाँ रूल करता है ज़्यादातर उनकी हुकूमतें वहाँ होती हैं AJK और GB में। ज़ाहिर है एक जो मैजिक नंबर है 5 से 6 मेंबरान का है, कवानीन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि PDM का जो कंसेंसस कैंडिडेट आए उनके पास 9 वोट ऑलरेडी हैं। 3 PTI के मेंबरान ने पहले ही एक शो किया हुआ है अपना इंटरेस्ट, तो 3 से 3 और उनको अगर नंबर चाहिए तो ये कोई बड़ी गेम नहीं होती सियासत में। और इस तरह की सूरत हाल में जब PTI डिवाइडेड है, सूरत हाल ऐसी है, पोस्ट 9 मई के जो वाक़यात हैं, हालात वो नहीं हैं जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का वहाँ AJK से अपना वज़ीर आज़म बन गया था जो कि डिसिडेंट ग्रुप से था और कोई कॉन्टेस्ट में सामने नहीं आया। गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान के ओवरऑल हालात इस वक्त सियासी तब्दील हो चुके हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तीनों जमातें जो PGM की जस्ट सेंटर में बैठी हुई हैं उनमें कॉन्सेंसस है और वो पॉलिटिकली वहाँ पर बहुत गर्मा गर्म वहाँ पर बहस है, मुबाहसे हो रहे हैं। और दूसरा अब IG भी चेंज हो गया है गिलगित बल्तिस्तान का, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने एक खूबसूरत बात की है कि केसेस में 1-2 जो वहाँ पर मेंबरान हैं उनकी पार्लियामेंट की वहाँ के लेजिस्लेशन के, वो उनको धर लिया जाए और उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं। इवन जो अभी नाअहल हुए हैं मौजूदा जो उनके वज़ीर आला थे कल तक के लिए, उनके ख़िलाफ़ भी संजीदा नौइयत के केसेस हैं। तो ये गिरफ़्तारियाँ भी तवक्को की जा रही है कि इनमें से 1-2 गिरफ़्तारी हो जाए तो गेम प्लान सारा चेंज हो जाएगा। टोटल नंबर 32 हैं, आपको मालूम ही है। पहले हो सकता है 1-2 जिस तरह 6 विमेन हैं वहाँ पर, ख़वातीन हैं स्पेशल सीट्स पर, कोई 1-2 मेंबर वोट ही कास्ट करने के लिए ना आए, तो वहाँ इफ्स एंड बट्स ज़रूर हैं, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल है, कुछ हो सकता है। PDM के लिए भी हो सकता है, दिलचस्प सूरत हाल है, कुछ हो सकता है। शकील साहब, गिरफ्तारियां अगर हो जाएं तो नंबर गेम बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएगी, क्या फिर सिचुएशन होगी गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो वज़ीर सेहत हैं हाजी गुलबर वो फेवरेट है, और उसके बाद अगर कोई दूसरा कैंडिडेट वहाँ पे है तो वो अमजद हुसैन एडवोकेट हैं, जिनका तलक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इस केस को उन्होंने लड़ा भी है और काफ़ी वो विक्टिम रहे हैं इस चीज़ की। उनका जो है लाइसेंस मंसूख किया गया, और खालिद खुर्शीद को अगर किसी ने टफ़ टाइम दिया था इस सारे 2.5 साल दौर के अंदर तो वो अमजद हुसैन थे। इवन आप देखें नून लीग जो पिछले 5 साल उधर बरसे इक़्तिदार रही, लेकिन हाफिज़ हफीज़ का वो रोल नहीं रहा। और दूसरी अगर अब खालिद खुर्शीद साहब को ले जो इससे पहले वज़ीर आला थे, तो उन्होंने
एज ए CM से ज़्यादा एज ए वर्कर, जो PTI का वर्कर के तौर पर उन्होंने काम किया, वो आपको ज़मान पार्क में भी नज़र आते थे, वो आपको इधर ATC कोर्ट्स के अंदर भी नज़र आते थे। इवन आप देखें कि यहाँ पे जो GB हाउस था, वहाँ एक पनाहगाह के तौर पर वो इस्तेमाल होता रहा। शाह महमूद कुरैशी ले लें, मुसर जमशेद चीमा ले लें, शिबली फराज को ले लें। इवन शिबली फराज को तो उन्होंने कोशिश की ATC कोर्ट के अंदर से अपनी गाड़ी के अंदर भगाने की। तो एक तो ये सेटबैक है PTI के लिए, नो डाउट कि इससे पहले एक ढाल के तौर पर जो वो CM उनका वहाँ पे वो रोल प्ले कर रहे थे, और हर जो है वो, बल्कि बहुत सारे ऐसे जो उनके लीडरान थे पंजाब के अंदर से, सिंध के अंदर से, वो उन्होंने जाके वहाँ पे पनाह ली। तो अब ये वक्त तो आ गया है कि जाहिर है जब ये गवर्नमेंट चेंज होगी, उनको उस चीज़ का हिसाब तो देना होगा। तो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और नंबर गेम्स पूरा करने के लिए, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि गिरफ्तारी से तो पहले ये 8 जुलाई को आई थिंक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो विज़िट करना है GB का, तो उससे पहले जो है ये वज़ीर-ए-आला मुंतखब भी हो जाएगा, और ज़्यादा चांसेस है कि ये एक असूली फैसला हुआ था PDM की जमातों के दरमियान कि ये जो वज़ीर-ए-आला होगा ये फॉरवर्ड ब्लॉक से होगा, और इसके ऊपर नून लीग की कोई रिजर्वेशन है, लेकिन उम्मीद है कि वो एक आध दिन में तय करी जाएगी। और मुझे जो वज़ीर-ए-आला नज़र आ रहा है वो हाजी गुलबर खान नज़र आ रहा है, और वो उसका तलक जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक से होगा, और ये 8 जुलाई से पहले बल्तिस्तान नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और ब्रेक से जब हम आएंगे तो बात करेंगे लाहौर में होने वाली तूफानी बारिशों और उसके बाद पैदा होने वाले मसाइल की। वेलकम बैक। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर भर के दर्जन से ज्यादा इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शदीद बारिश में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया है। हमारा आज का सवाल यह है कि मानसून में शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद क्या सूबाई हुकूमत हिफाजती इंतजामात करने में नाकाम हो गई? मुजम्मिल साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। पहले से प्रेडिक्शन की गई थी कि शदीद तूफानी बारिशें होंगी पंजाब में, खास तौर पर लाहौर में, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इंतजामात में कोताही नजर आई, कमी नजर आई। नहीं, मैं आपसे इस बात पर मुत्तफिक नहीं हूँ। माजी की निस्बत आज लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं उनसे पानी ज़्यादा जल्दी निकाला गया है। अच्छा। वरना पिछली दफ़ा जब बारिश हुई, जो इससे कम बारिश हुई थी, तो हमारा जो कलमा चौक का अंडरपास था वहाँ 12 घंटे पानी जमा रहा था, लेकिन आज 2 घंटे बाद वो क्लियर था। इसी तरह दीगर नशेबी इलाकों से आज पानी निकालने की रफ्तार माजी की निस्बत बहुत तेज़ थी और ज़्यादा फ़ाल थी। और मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जहाँ तक पानी निकालने का सवाल है कि आपने 30 साल रिकॉर्ड टूटा है, तो अब जब मैं आपके लिए स्टूडियो आया हूँ अपने घर से, तो शहर में कहीं पानी मुझे खड़ा नज़र नहीं आया, हालांकि मैं उन रास्तों से आया हूँ जहाँ पानी खड़ा होता है। तो इसलिए ये तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ उनकी कारकर्दगी को आप बुरा नहीं कह सकते, जो पानी निकालने की हद तक है। 9 लोगों की जान गई है, लोग करंट लगने से भी एक बचा हुआ है। अब वो खंभों में करंट आ गया, उसमें पंजाब गवर्नमेंट नहीं, लेस्को का कसूर था ज़्यादा। अब वो लेस्को पंजाब गवर्नमेंट के मतहत नहीं है। क्या लेस्को ने बारिश की तैयारी की हुई थी कि उसके खंभों में करंट ना आए? फीडर ट्रिप कर गए, शहर में 8-8 घंटे 12-12 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में लाइट नहीं थी। ये मसाइल अपनी जगह मौजूद रहे हैं, और लेकिन इसका मलबा आप सूबाई हुकूमत पर नहीं गिरा सकते, क्योंकि लेस्को सूबाई हुकूमत के मतहत नहीं है। और इसी तरह सूबाई हुकूमत आपको लगता है कि अच्छा काम करिए, पहले की निस्बत एफिशिएंट काम करिए। बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद साहब, आपको क्या लग रहा है, इस दफा इंतजामात पहले की निस्बत बेहतर किए गए? जिस तरह ये भी बताया गया है कि 30% लाहौर में ज्यादा बारिशें हुई हैं और 30 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है, तो आपको लगता है उस हिसाब से इंतजामात भी बेहतर किए गए थे और कुछ जाने भी गई हैं लाहौर में? अब देखिए अनम, 3 जुलाई 2018 को एक सिमिलर बारिश हुई थी लाहौर में। उस वक्त भी निगरान हुकूमत थी और डॉक्टर हसन अस्करी उस वक्त वज़ीर आला थे निगरान 2018 में। उस वक्त भी 9 अफराद हलाक हुए थे। 252 मिलीमीटर वहाँ पर बारिश हुई थी। आज 292-91 आप बता रही हैं। लाहौर में ये अलार्मिंग साइन अभी शुरू हुआ है। अगर आप क्लाइमेट चेंज देखें, क्राइसिस देखें, अभी मज़ीद बारिशें होंगी।
मज़ीद बारिश होगी, आपको उस वक्त ये टेस्ट केस होगा लाहौर के सैनिटेशन सिस्टम का, नकासी का। लाहौर में 47,000 दरख्त जो हैं वो काटे जा चुके हैं गुज़श्ता 12 साल में, और क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट पे ये शहर है। अगर आप सैनिटेशन का निज़ाम देखें, पिछले 2 दौरे हुकूमत शहबाज शरीफ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था लाहौर में इस सिस्टम पर, जबकि 2020 में मूनसून एक्शन प्लान तैयार किया गया था बुज़दार हुकूमत की जानिब से। उसके लिए 20 अरब रुपए का एक तखमीना लगाया गया। काम हुआ है नहीं हुआ है, मुजम्मिल साहब लाहौर में बैठे हमें बता सकते हैं। काफी डिटेल्स है, मैं आपको बिल्कुल सही है जाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे आगे बढ़ना है। शकील अहमद साहब, आपको क्या लगता है, बेहतर इंतजाम किए गए थे और जो बिजली का निज़ाम भी हम देख रहे हैं वो भी दरहम बरहम हुआ इन बारिशों में, क्या आप देख रहे हैं इन इंतजाम को? देखिए, सीएम साहब जो हैं वो मौसम नकवी साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आए और इस हवाले से उन्होंने इंतजाम भी किए थे, ना सिर्फ ऑन ग्राउंड वो नज़र आए। इस हवाले से एक तशरीरी मैम कह लें या एक जो अवाम नास है उनको भी आगाह किया जाता रहा। लेकिन इसके अंदर आप अवाम का रिस्पॉन्ड भी देखें कि अगर ये जो नकासी का जो निज़ाम है वो जब डिस्टर्ब होता है तो उसके अंदर बहुत हम अपना कूड़ा काट उस तरह फेंक देना या ख़ुद सफाई ना करना या नाले नदियों के किनारे पे हमने मकानात बना लेना, तो इसके अंदर अवाम भी उतनी को उसी तरह रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा हुकूमत के साथ साथ, तब जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो हुकूमत भी रिस्पॉन्ड कर सकती है। क्योंकि सिर्फ अगर हम ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर डाल दें तो सिर्फ हुकूमत इसकी जो है वो जवाब देनी, हमें भी उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन मैं ये फिर भी ये कहूँगा कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत थी उसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया। वो जो तमाम रेस्क्यू के इदारे थे वो भी हमें नज़र आए, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकार थे वो भी नज़र आए, और उन्होंने पानी का जो निकासी थी उसको आपको इंतजाम बेहतर नजर आए। ठीक है जावेद सुमरो, आपको क्या लग रहा है, बेहतर तरीके से हैंडल किया है इस हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत इंतजाम को? देखें, अगर मैं गुज़श्ता 10 सालों की बात करूँ तो ये इसी तरह से चलता आ रहा है। जब भी मानसून की बारिशें हुई, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, अंडरपास ज़ेर-ए-आब आ गए, तो उस वक़्त की जो हुकूमतें होती हैं उनके जो सरबराहान होते हैं वो शाहराहों पे आ जाते हैं, पानी निकलवाते हैं, ख़बरें चलती हैं। लेकिन मेरा सवाल इस पे यहाँ पर एक और अलग है, वो ये है कि जब इन नशीबी इलाकों के अंदर आप कोई मंसूबों का ऐलान करते हैं या तामीरात करवाते हैं तो उन ठेकेदारों को क्यों नहीं पाबंद करते कि ये नशीबी इलाके हैं, अगर यहाँ बारिश ज़्यादा हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए एक प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। देखें, इन तमाम मंसूबों को जो हमारे वहाँ या लाहौर के अंदर जितने भी अंडरपास हैं उसमें से पानी निकालने का प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं है। तो जब पानी नहीं निकलेगा तो जाहिर है जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो परेशान हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर सबकी भाग दौड़ शुरू हो जाती है कि जी हमने पानी निकालना है, ये करना है। लेकिन जिन लोगों की असल इसमें नाकामी है या जिनकी जो गफलत है, जिन्होंने उन मंसूबों के अंदर या उन नशीबी इलाकों के अंदर जो मंसूबे हैं या गलियां हैं या सैनिटेशन का निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए जो ज़रूरियात हैं उसको पूरी क्यों नहीं की। तो मेरी नज़र में ये जितनी भी हुकूमतें माजी में रही हैं, इस वक्त भी रही हैं, वो मेरी नज़र में नाकाम रही हैं और उनके सामने ये हर वक्त ये मसला सामने आता रहेगा जब तक प्रॉपर तरीके से इसको हल नहीं किया जाता। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जी, आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम को मुझे क्लोज करना है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।